इस पूरे मामले में तत्कालीन सिटी मजिस्ट्रेट गुरुदत्त सिंह और कलेक्टर के नायक की भूमिका सबसे अहम थी, क्योंकि इन दोनों को न सिर्फ इस घटना की पहले से जानकारी थी, बल्कि वो इस योजना में शामिल भी थे। यही वजह थी कि के नायर एक रात पहले ही छुट्टी लेकर अपना चार्ज सिटी मजिस्ट्रेट गुरुदत्त सिंह को देकर चले गए थे और गुरुदत्त सिंह ने बाकी लोगों के साथ मिलकर इस तरह से ताना बाना बुना कि मूर्तियां स्थापित होने के बावजूद केंद्र से लेकर राज्य तक के बैठे सियासीदान और प्रशासनिक अधिकारी कुछ नहीं कर पाए। तत्कालीन सिटी मजिस्ट्रेट गुरुदत्त सिंह के पोते शक्ति सिंह बताते हैं कि मूर्तियों की प्रकट की खबर आते ही तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के तार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत और राज्य के गृह मंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पास आने लगे। नेहरू ने तत्काल मूर्तियों को हटाने के निर्देश दिए। जो तार केंद्र सरकार से राज्य सरकार के पास आ रहे थे, उन्हें तत्काल फैजाबाद भेजा जाने लगा। गोविंद बल्लभ पंत ने खुद तत्कालीन सिटी मजिस्ट्रेट गुरुदत्त सिंह से बात की और कहा तत्काल मूर्तियां हटाई जाए, लेकिन तब गुरुदत्त सिंह ने वहां से मूर्तियां हटवाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा हजारों की तादाद में श्रद्धालु विवादित परिसर के बाहर जमा है और पूरे देश में इस बात का शोर हो चुका है कि राम जन्मभूमि परिसर में रामलला का प्रकट हुआ है। इसके साथ ही लोगों में इस बात को लेकर संशय भी है कि प्रशासन ये मूर्तियां हटा सकता है। यही वजह है कि अगर इस वक्त मूर्तियों को हटाने की कार्रवाई की गई तो उससे खून खराबा हो सकता है। ऐसे में इस वक्त कार्रवाई करना उचित नहीं है। बावजूद इसके गोविंद बल्लभ पंत खुद लखनऊ से फैजाबाद के लिए रवाना हुए, लेकिन फैजाबाद बॉर्डर पर ही प्रशासन ने मुख्यमंत्री को रोक दिया और उनसे ताकीद किया कि अयोध्या की हालत अच्छी नहीं है और उन्हें वहां जाने से हालात और खराब हो सकते हैं। ऐसे में नाराज गोविंद बल्लभ पंत ने साफ तौर पर कहा है कि सिर्फ वही अधिकारी यहां रहेंगे जो मूर्तियां हटाएंगे। गुरुदत्त सिंह ने साफ तौर पर कहा कि मैं मूर्तियां नहीं हटा सकता हूं। उसी के ठीक बाद गुरुदत्त सिंह ने तो ऑर्डर किए गए एक ऑर्डर धारा 144 का था और दूसरा ऑर्डर था रामलला प्राकट्य स्थल में पूजा अर्चना सुचारू रूप से किया जाए। उसके बाद गुरुदत्त ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। उत्तर प्रदेश यानी तत्कालीन संयुक्त प्रांत उस वक्त सियासी अखाड़ा बन चुका था। कांग्रेस की सेंट्रल और स्टेट यूनिट में बन नहीं रही थी। नेहरू जी पंत को हटा आचार्य नरेंद्र देव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, जबकि मुख्यमंत्री पंत तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल के करीबी थे। यही वजह थी कि आचार्य नरेंद्र देव से हिसाब चुकता करने के लिए पंत के पास मूर्तियों के प्राकट्य का मुद्दा सबसे बेहतर था। नेहरू की बार बार अपील के बाद भी पन्नत वहां से मूर्तियां हटाने में कामयाब नहीं हुए। जानकार ये भी मानते हैं कि दरअसल दोनों के बीच में नहीं बनती थी। नेहरू आचार्य नरेंद्र देव को पंत की जगह मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन सरदार पटेल की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाए। लेकिन पंत नरेंद्र देव नाम के कांटे को हमेशा के लिए निकालना चाहते थे। यही वजह थी कि जब आचार्य नरेंद्र देव अयोध्या से चुनाव लड़े तो उन्हें रामलला विरोधी करार देकर राघवदास को चुनाव जितवा दिया गया। राम का प्राकट्य पूरी योजना के साथ अंजाम दिया गया था। तत्कालीन सिटी मजिस्ट्रेट में स्टेट गुरुदत्त सिंह के पोते शक्ति सिंह बताते हैं कि बकायदा मूर्तियां रखे जाने से पहले ही आसपास के गांव में हनुमानगढ़ी की तरफ से अयोध्या चलो का संदेश दिया जा चुका था। किसी को मालूम नहीं था कि आखिर अयोध्या क्यों चल रहा है, लेकिन हनुमानगढ़ी पर लोगों की आस्था थी और हनुमानगढ़ी का आदेश लोगों के लिए सिर माथे पर था। यही वजह थी कि एक बड़ी तादाद में आसपास के जिलों से लोग अयोध्या पहुंच चुके थे। इतना ही नहीं, मूर्तियां रखे जाने के तुरंत बाद ही हिंदू महासभा के गोपाल सिंह विशारद राम के प्राकट्य के पर्चे छपवाने के लिए प्रिंटिंग प्रेस ऊपर मौजूद थे। दूसरी तरफ अभिराम दास अपने समर्थकों के साथ एक एक स्कूलों में जाकर के राम के प्रकट होने और उनके दर्शन के लिए जाने के लिए लोगों को जागरूक कर रहे थे।
इसके साथ ही राज्य सरकार को मूर्ति रखे जाने की सूचना तब तक नहीं दी गई जब तक वहां 15-20 हजार की भीड़ इकट्ठा होकर भजन कीर्तन नहीं करने लगी, क्योंकि जब बाद में उन पर मूर्तियां हटाने का दबाव पड़ा तब उन्होंने खुद हटाने की पेशकश करते हुए मूर्ति हटाने को राजी नहीं हुए। मूर्तियों के प्राकट्य में हिंदू महासभा की बड़ी भूमिका थी। ये वो दौर था जब देश अभी विभाजन के सदमे से नहीं उभर पाया था और देश में सांप्रदायिक माहौल अच्छा नहीं था। यही वजह था कि जन भावनाओं का फायदा उठाकर प्रशासन की मदद से योजनाकार मूर्तियों को उसी विवादित स्थल पर रखने में कामयाब हुए। राम के प्राकट की घटना के बाद मंदिर मस्जिद विवाद पर एक नया मोड़ खड़ा हो गया। नफरत की खाई और ज्यादा गहरी हो गई। मुस्लिम पक्ष मामले को अदालत की चौखट पर लेकर गया, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद पूरे देश में राम नाम की लहर फैल गई। हर तरफ लोगों में राम मंदिर को लेकर एक नया जोश पैदा हो गया और वहीं से सालों से चली आ रही विवादित परिसर की कानूनी दावेदारी भी नए सिरे से परिभाषित हो गई। आज की अयोध्या की राम कहानी में इतना ही। अगले हफ्ते फिर लौटेंगे अयोध्या से जुड़ी किसी नई कहानी के साथ। इसलिए फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।